दहशतगर्दों की एक बार फिर बुज़दिलाना कार्रवाइयां। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन में दहशतगर्दी की 2 वारदातें हुई। पहली कार्रवाई पेशावर के करीब वर्सिक क्रिश्चियन कॉलोनी में करने की कोशिश की गई, जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। खुद को जैकेट्स, दस्ती बमों और असलहे से लैस 4 दहशतगर्द बड़ी तबाही के इरादे से मसीही बरादरी की कॉलोनी में दाखिल होना चाहते थे, जिसके सामने आर्मी, FC और पुलिस के जवान दीवार बन गए और 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक 4 दहशतगर्द अफगानिस्तान में रजिस्टर्ड सिम्स इस्तेमाल कर रहे थे और हमले के दौरान दहशतगर्द अफगानिस्तान में टेलीफोन के जरिए मुसलसल राब्ते में थे। चंद घंटों बाद दहशतगर्दों ने दूसरी मजमूम कार्रवाई मर्दान की जिला कचहरी में की, जहां खुदकुश बमबार ने पहले दस्ती बम फेंका और फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के नतीजे में वकला और पुलिस एहलकारों समेत 11 अफराद जाम हक और 51 से ज्यादा जख्मी हो गए। वजीर आजम नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासिर की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी का खात्मा करीब है और सिक्योरिटी इदारों की कामयाबियों से पाकिस्तान के दुश्मनों की बौखलाहट वाज़ेह है। कल ही DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने ऑपरेशन राजगाल की कामयाबियों के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग में बताया था कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म जारी रहेगा। इस वक्त खैबर एजेंसी में पाक आर्मी का ऑपरेशन खैबर 3 कामयाबी से जारी है। इससे कबल खैबर 1 और खैबर 2 के जरिए मुल्क दुश्मनों का सफाया किया गया था और दहशतगर्दी की बड़ी लहर को काबू किया गया था। आज प्रोग्राम में हम आपको खैबर 1 और खैबर 2 में पाक फौज की कामयाबियों की दास्तान दिखाते हैं। इस वक्त मेरे पीछे जो ये आप फौजी जवान खड़े हुए देख रहे हैं, ये भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से है। डाइवर्सिटी है इनके अंदर। ये जो 2 मेरे भाई यहाँ पर खड़े हैं, ये बलूचिस्तान से हैं और खुशदार से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। आप लोग तो बलूचिस्तान से हैं, बड़ी दूर से आए हैं आप यहाँ पर फाइट करने के लिए? जी सर, मुल्क का खिदमत करने के लिए आए सर। और कब से हैं यहाँ पर? बस तो 4 साल हो गए। आपको 4 साल हो गए इस जगह पर? ना 6 महीने। यहाँ पर 6 महीने हो गए। 6 महीनों में घर गए हैं? जी सर। अच्छा, तो घर वाले बड़े परेशान तो होते होंगे आपके लिए, याद भी उनको आती होगी? नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं, खुश है कि हमारे मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। ये जबरदस्त बात है। ये मेरे भाई भी खुशदार से हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों खुशदार के, दोनों जानते तो होंगे एक दूसरे को? जी जानते हैं एक दूसरे को। दोस्त हैं पुराने? जी। अच्छा, आपको कोई बलोची गाना आता है? नहीं, मुझे नहीं आता। आपको आता है? आप बलूचिस्तान से, आपको बलोची गाना तो सुनाना चाहिए था। अच्छा, बलोची खाना पका लेते हैं? वो तो कभी पका लेते हैं। कभी कभी क्या पकाते हैं? बस जो भी मिल गई। कोई खास डिश बलूचिस्तान की जो आप पकाते हैं? हमने तो खुद नहीं पकाई। वो उधर ही बनता है। अच्छा चले आए जी, बाकी ट्रूप से बात करते हैं। ये मेरे भाई बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आप कहाँ से हैं जी? शेखुपुरा से। आप शेखुपुरा से हैं, तो कैसे गुजरे हैं ये आपके 6 महीने? खास तौर पे दहशतगर्दों के साथ झड़प में बहुत सख्त गुजरे होंगे। जिंदगी की कश्मकश में गुजरे हैं, जिंदगी और मौत के साथ। और परेशानी होती होगी आपको भी, घर वालों को? बिल्कुल। घर वालों से बात होती रही इन 6 महीनों में? कभी होती है, कभी नहीं होती है। जब आपने कहा कि ज़िंदगी मौत की कश्मकश में गुजरे हैं, तो वो क्या चीज़ थी ज़िंदगी मौत की कश्मकश में कि जो आपको कहती थी कि नहीं, लड़ते रहो इनके साथ? APS के बच्चे। उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे शहीद हो गए APS में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे उन वालिदैन को? बिल्कुल, उनको सब्र करना चाहिए और हमारे ऊपर यकीन रखना चाहिए कि आइंदा कभी ऐसा वाक़या ना हो हम इन लोगों के हाथ काट दें। आपने देखा कि इन भारी भरकम वर्दियों, इन भारी भरकम हथियारों के पीछे भी मासूम दिल छुपे हैं कि जो अपने मुल्क के लोगों, अपने मुल्क के बच्चों की मुश्किलात पे, उनकी कुर्बानियों पे तड़प उठते हैं और उन्हें महफूज करने के लिए ये लोग अपने दिन रात यहाँ पर कुर्बान कर रहे हैं। कुछ मज़ीद ट्रूप से बात करते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर कुछ अच्छा मैसेज ना सिर्फ सानहा पेशावर के शहीद बच्चों के वालिदैन के लिए जाए, बल्कि तमाम
मुल्क के बच्चों के लिए जाए, तमाम मुल्क के लोगों के लिए जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? अकील अहमद। अकील भाई, आप कहाँ से हैं? डेरा गाजी खान से। डेरा हाजी खान से। तो आप बताएं कि ये 6 महीने आपके लिए कैसे रहे? आपकी मुश्किलात का मुझे अंदाज़ा है और इनसे बात करके तो मज़ीद अंदाज़ा होगा, लेकिन आपके लिए पर्सनली 6 महीने कैसे रहे? जी बिल्कुल इसी तरह ही गुजरे हैं, और जब भी हमें मुश्किलात पेश आती थी तो हमारे दिल में ये आता था कि वो भी हमारे भाई थे जिनको उन्होंने ज़ब्ह किए और जिनको उन्होंने मारे। इसी वजह से हमें और जोश आता था और हम लड़ते थे उनके साथ और उनको इधर से भगाए। इसी वजह से मज़ीद जोश आते थे। और अब माशाल्लाह आपने सारे इलाके को पाक कर दिया है। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो अच्छी बात है ना, ये अच्छी खबर है। बिल्कुल पूरी कौम के लिए खुशखबरी है। बिल्कुल। पेशावर के शहीद बच्चों की रूहों के लिए खुशखबरी है, उनके वालिदैन के लिए खुशखबरी है, तो कोई अच्छी बात कह दें। जी मेरी सबसे पूर्व पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि पाक फ़ौज का साथ दें ताकि हम इन नासूरों से जान छुड़ाएं पाकिस्तान। पूरी कौम आपके साथ है, ये आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ये मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हैं कहाँ के? मैं कोहाट का। आप कोहाट के हैं, तो गाना तो सुनाए कोई कोहाट का। कोहाट का तो हमारे पठानों का ही है। पश्तून कोई गाना तो सुनाए। मैंने दे मलम कम वाड़ा मखैरुना ताप जुदाई के तेर बशी वक्तुना। बस अच्छा, इसका मतलब भी बता दें। कहते थे वो मैंने दे मलम कम वाड़ा मखैरुना, कहते कि मोहब्बत में जो है ना अपने हमें पागल कर दिया। वाड़ा कहते तेरे होश में मोहब्बत में मैं भीख मांगता हूँ। अरे वाह वाह वाह, बड़े आपने मोहब्बत वाला शेर सुनाया, गाने सुनाए हैं। तो किसी से मोहब्बत है आपको? बीवी बच्चों से होगी बिल्कुल इंशाल्लाह अपनी बीवी बच्चों से है। अच्छा, वैसे जिंदगी में कभी मोहब्बत की है बता दें, आपकी बेगम नहीं देख रही प्रोग्राम ये? बस वो तो जब शादी से पहले तो छोटी मोटी शरारतें होती हैं, वो तो जो है ना वो तो ऐसी होती रहती है। अच्छा, अब सिर्फ बीवी से मोहब्बत है। बिल्कुल। बड़ी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त जी, जबरदस्त। ऑपरेशन खैबर 2 16 दिसंबर 2014 के सानाहे पेशावर के बाद शुरू किया गया। 15 फरवरी 2015 को इस ऑपरेशन का आगाज़ हुआ और 12 मई 2015 को पूरी कामयाबी के साथ इसका इख्तिताम हुआ। इस ऑपरेशन में आर्मी की 5 ब्रिगेड समेत SSG की 1 ब्रिगेड ने भी हिस्सा लिया। ऑपरेशन में पाक फौज के 48 जवान शहीद और 181 जख्मी हुए, जबकि 348 दहशतगर्द मारे गए और 193 जख्मी हुए। मंगलबाग इस इलाके से भाग चुका है, जबकि उसका एक बेटा अजनबी मारा गया है। मंगलबाग के बारे में कहा जाता है कि वो अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए है। इस इलाके में अब तक 14 IED और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। इस ऑपरेशन के दौरान अहम तरीन बात ये सामने आई कि दहशतगर्दों को भारतीय मुआविनत के कुछ निशानात मिले। कुछ अद्वियात और खाने पीने की चीजें मेड इन इंडिया थीं और कुछ पकड़े गए दहशतगर्दों से ऐसी मालूमात भी हासिल हुई जिससे इस इलाके में भारतीय मुदाखलत के इशारे मिलते हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं संदाना टनल की तरफ। ये टनल क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर दहशतगर्द क्या कार्रवाइयाँ करते थे, पाक फौज का इस टनल को कैप्चर करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। और आपको बता दूं कि मंगलपाल जब लड़ाई लड़ रहा था और उसके साथ ही जब लड़ाई लड़ रहे थे तो इसी टनल को उन्होंने अपना मेन जरिया बना रखा था। मेरे साथ कमांडिंग ऑफिसर कर्नल तैमूर भी मौजूद है, ये हमें मजीद भी कुछ बताएंगे इस टनल के बारे में। कर्नल तैमूर बताइएगा, इस टनल की इम्पोर्टेंस क्या है? मंगलबाग यहाँ यूज करता था, यहाँ पे उसके जो उसके कमांडर्स थे ये इसको इस्तेमाल करते थे यहाँ पे, जो उनकी यूज़ में था, बिकॉज हम बिल्कुल ये नगरोसा के साथ हैं और यहाँ पे इन लोगों का यहाँ पे प्रेजेंस थी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने अपने प्रिजनर्स भी रखे हुए थे। अच्छा, अभी ये आपको मैं दिखाना चाहता था बाहर से कि देखा आपको एक किस्म का माउंट नजर आ रहा था और अंदर से आप इस दरवाजे से आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई कमरे होंगे, कोई घर होगा। बट अभी हम जब अंदर जाएंगे तो आप हैरान होंगी कि ये इनफैक्ट एक घर नहीं है, इट्स अ केव। अच्छा, चलिए अंदर चलें जी।
आइए इस टनल के अंदर कर्नल तैमूर हमें लेकर जा रहे हैं और बताएंगे कि ये टनल कितनी लंबी है, कितनी तवील है ये टनल? ये 60 फीट लॉन्ग है अच्छा, जी। अभी आप देख रही हैं हम कंटिन्यूस चल रहे हैं। ये आप देख रही हैं इसमें उन्होंने हीटिंग अरेंजमेंट्स के लिए पाइप वगैरह पहले से लगाए हुए थे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे और कितनी पुरानी होगी टनल ये कर्नल ये साहब? आप अगर इसकी शेप देख लें तो ये बाहर से तो थोड़ी नरम है, बट ये काफ़ी पुरानी लग रही है। यू कैन नॉट मेक आउट के 10 साल पुरानी है, 30 इयर्स की है, बट ये काफ़ी पुरानी लग रही और है। ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट करती है? ये किसी को कनेक्ट नहीं करी, ये बेसिकली इट्स अ जेल। अच्छा, हाँ, ये उसको यहाँ से लोग इधर दरवाज़ा था, इधर जेल था, उन्होंने उसको यहाँ से बंद कर लेते थे। सो दिस उसकी सेल। अच्छा, अभी हम इसमें से देखें गुजर रहे हैं और लाइटनिंग इसमें हमने आप लोगों के लिए सिर्फ फैसिलिटेशन करने के लिए इसको लगाई है। अच्छा। अदरवाइज यहाँ पे कोई लाइट वगैरह का बंदोबस्त नहीं होता था। और ये सारी टनल जेल के लिए इस्तेमाल होती थी या exactly. मोबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल No, होती? no, no, खैर ये तो मल्टीपल पर्पस हैं। जब एयर स्ट्राइक हो जाते थे देन दे वुड यूज द सेम टनल्स। अच्छा, छुपने के लिए? छुपने के लिए, Air बिकॉज़ strike से। एयर स्ट्राइक आप जितना बाहर से करें, अंदर इन टनल्स जितने अभी हम डेप्थ में आ गए हैं, वी आर नाउ 60 फीट इनसाइड दिस टनल अच्छा। एंड नाउ वी आर मूविंग 30 फीट टुवर्ड्स दिस साइड, अच्छा, द अदर साइड ऑफ ओपनिंग ऑफ द टनल। ठीक है। अभी हम इसके मेन, और ये बाहर से लगता है जैसे कोई पहाड़ी है, कोई रिज है। आपको बाहर से तो एक घर लग रहा था ये, बेसिकली आपको बाहर से घर लग रहा था, बट उन्होंने बाहर दरवाजे से बनाए हुए थे कि कोई इसको मेक आउट ना कर सके कि यहाँ पे क्या था। ये इधर प्रिजनर्स होते थे उनके, इधर ही वो ला के पेशावर से अगर किसी किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए उठा ले किसी बंदे को, उसको यहाँ पे लेके आ गए। अच्छा, पंजाब से किसी को उठा लिया, कहीं से भी उठा के ले आए, उसको ला के यहाँ पे ये लोग उसको जेल में रख लेते थे टिल द टाइम उसका रैंसम नहीं पे हुआ करता था। अच्छा। इसके अलावा इनके आपस में इंटर ट्राइबल जो राइवलरी होती थी, उसमें जो इनके आपस में प्रिजनर ऑफ वॉर होते थे, वो इस तरह के टनल्स उन्होंने अपने रखे होते थे, इन्होंने अपने रखे और होते कोई टॉर्चर सेल्स वगैरह थे यहाँ पे? थे। ऑफ कोर्स अभी देखें ना ये सेल है तो दिस वुड बी द सेम द बेस्ट आइडियल प्लेस टू टॉर्चर समबडी, मेक हिम टॉर्चर ओवर हियर, बिकॉज देख लें आप इधर सर्दियों में कितनी सर्दी होगी, गर्मी में तो अभी वैसे ही हम देख रहे हैं यहाँ पे इट्स क्वाइट प्लेजेंट ओवर हियर, तो सर्दियों में कितनी ठंडक होगी, तो वो भी एक टॉर्चर ही है। अगर आपने ऐसे अंदर एक बंदे को जितना आप डीप लेके जाएंगे इतना ज़्यादा वो ठंडा होगा। और इस टनल से कितनी मज़ाहिमत का सामना करना पड़ा आपको? ये while we were coming to secure this area, तो उन्होंने इससे पिछली जो रिश्ते उसके ऊपर उन्होंने हमारे साथ बैटल की थी एंड देन दे फ्ली फ्रॉम दैट प्लेस, यहाँ से भाग गए थे। अच्छा। और यहाँ पे अपने हथियार छोड़ गए थे, यहाँ पे हथकड़ियाँ पड़ी हुई थी, ये इनका टॉयलेट का सिस्टम था यहाँ पे प्रेजेंट। अच्छा, ये मैं दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर इन्होंने टॉयलेट का सिस्टम भी बना कर रखा हुआ है। अच्छा, अच्छा, तो ये जो ना आप देख सकती हैं यहाँ पे, अच्छा। तो इन्होंने ये बिकॉज जब प्रिजनर ने यहाँ पे रहना ही था तो उसके लिए उन्होंने ये सिस्टम तो करना था। अच्छा, तो- और कितने दिन तक यहाँ पर जंग होती रही, झड़प होती रही? नॉट मोर देन 2 hours, अच्छा, we just took it। अच्छा, 2 घंटों में आप लोगों ने इसे कैप्चर कर लिया। जिन्होंने मज़ाहमत करनी थी दे गॉट किल्ड और बाकी यहाँ से भाग गए। ठीक। ये एक सिर्फ एक लेफ्ट एक कमरा आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि ये उस सेल का आप देख लेंगे उसका मेन दरवाजा है। यहाँ से इधर से चेन किया हुआ था प्रॉपर तरीके से, ताकि प्रिजनर जो है ना वो यहाँ से निकल ना सके। पूरा इसको जेल का इन्होंने फील दी हुई है। इट्स बेसिकली प्रिजन, ये इनका जेल था ये। अच्छा। और ये जो लेफ्ट पे आपको कमरा नजर आ रहा है, ये इनके जो यहाँ पे गार्ड कीपर जो होते थे यहाँ पे इनको गार्ड करने के लिए अच्छा। इनका कमरा होता था। अच्छा, और इधर इनके नारे वगैरह लिखे हुए थे इनके, वी डिस्ट्रॉयड द वॉल, हमने सबको यहाँ से तोड़ दिया यहाँ से। अच्छा। इधर उनका काफ़ी यहाँ पे उन्होंने अपने वो पैम्फलेट्स वगैरह लगाए हुए थे, सब कुछ किया हुआ था। तो ये इनकी आप अभी देख सकती हैं, ये तकिए हैं कि अच्छा, और इनके ये इनके रहने वगैरह का सामान वगैरह आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पर पड़ा हुआ है। वगैरह पड़े हुए थे इनके। अच्छा, तो ये वो एरिया था जहाँ पे एटलीस्ट इनको और ये कुछ जानमाज़ें वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई हैं, अगरचे इन लोगों का इस्लाम से, मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मज़हब इस तरह की बर्बरियत की इजाज़त नहीं देता, लेकिन दिखावे को बराए नाम। में डालने वाले जो जंजीरें थी काफ़ी मकदार में यहाँ से हमें मिली हैं। अच्छा, कुछ ब्लड स्टेन थे और कुछ ठीक थे और काफ़ी ज़्यादा यूज थे वो, तो वो हमें काफ़ी मकदार में अपील हुई, तो उससे हमें अंदाज़ा हो गया था कि अच्छा ये वो जगह थी जहाँ पे मे बी कोई सिक्योरिटी फोर्स का एहलकार अगर होगा उसको इन्होंने इम्प्रेजन किया होगा, विद इन ट्राइबल राइवलरी में कोई बंदा होगा उसको इम्प्रेजन किया होगा, और किडनैपिंग फॉर रैंसम में किसी बंदे को अगर लेके आए। लेकिन जब यहाँ पे झड़प हो रही थी तब यहाँ कैदी नहीं मिले आपको? नहीं, वो दे मस्ट हैव आइदर लिमिटेड देम और टेकन देम अलोंग, बट आई डोंट थिंक कि इन्होंने अपने साथ लेके गए होंगे, बिकॉज मुश्किल है उस टाइम पे जंग में अपने साथ अपने आप को कैरी करना या किसी और बंदे को कैरी करना। ठीक, ठीक।
पहुंच चुके हैं बाड़ा, और पहले जो हम आपको दिखाकर आए हैं वो खैबर 2 का ऑपरेशन था। अब हम खैबर 1 ऑपरेशन के इलाके में आ चुके हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हम बाड़ा से। ये जो इलाका आप इस वक्त देख रहे हैं ये स्पिन कबर का इलाका है, स्पिन कबर चौक कहलाता है। और खैबर ऑपरेशन 1 यहाँ पर सबसे ज़्यादा फियर्स, सबसे ज़्यादा सख्त फाइटिंग का सामना करना पड़ा है, सबसे ज़्यादा सख्त मुज़ाहिमत का सामना करना पड़ा है पाक फौज को दहशतगर्दों की जानिब से। यहाँ पर 3 कबीले बेसिकली पाए जाते हैं, जिनमें से एक सिपाह कबीला है। सिपाह कबीला वो है जो कि मंगलबाग का कबीला है, शालोबार है और अक्का खैल का कबीला है। इस वक्त ये सारा इलाका दहशतगर्दों से क्लियर हो चुका है और यहाँ पर रिहेबिलिटेशन की जा रही है उन कबाइल की कि जो ऑपरेशन खैबर एजेंसी 1 की वजह से यहाँ से जा चुके थे। इस वक्त जो कबीला वापस आ रहा है या आने के फेज़ में है वो सिपाह कबीला ही है। इससे पहले शालोबार और अक्का खैल कबीला यहाँ पर वापस आ चुका है। इन दोनों कबाइल के 35,000 फैमिलीज़ हैं कि जो यहाँ पर वापस आ चुके हैं। सो यहाँ पर हमें थोड़ी सी ब्रीफिंग दी जाएगी ऑपरेशन खैबर 1 के मुतालिक, सिपाह कबाइल के मुतालिक, किस तरह से यहाँ पर TDPs को रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट की जा रही है। सो आइए ना सिर्फ ब्रीफिंग लेते हैं बल्कि आपको खैबर 1 ऑपरेशन के डायनामिक से भी आगाह करती हूँ। आइए मेरे साथ। ऑपरेशन खैबर 1 का आगाज 26 अक्टूबर 2014 को किया गया। इस ऑपरेशन में 115 ब्रिगेड ने हिस्सा लिया। ऑपरेशन खैबर 1 के नतीजे में एजेंसी का बाकी इलाका भी दहशतगर्दों से मुकम्मल क्लियर करवा लिया गया। बाड़ा की गलियों में घूमते फिरते एक अजीब वहशत का एहसास हो रहा था। घर तो थे लेकिन मकीन नहीं, गलियां तो थीं लेकिन रौनक नहीं, बाजार तो थे लेकिन खरीदार नहीं। एक अजीब सी वहशत और रूह का आलम तारी था, जैसे कोई अजाब इस शहर से होके गुजरा हो। और वाकई अजाब तो इस शहर से गुजरा था। दहशतगर्दी का अजाब, शिद्दत पसंदी का अजाब, अल्लाह की नाफरमानी का अजाब, अपने हमवतनों को दुख देने का अजाब। लेकिन इस अजाब का बाइस बनने वाले दहशतगर्द खुद खुदा के कहर का शिकार हुए। खुदा का ग़ज़ब इन पे ज़रबे अज़्ब बनकर टूटा। इलाके की ततहीर में कुछ मासूम पाकिस्तानियों को भी मसाइल का सामना तो करना पड़ा, लेकिन हर सख्ती के बाद आसानी है, ये तो अल्लाह का फरमान है। और जो सख्ती इलाके के मासूम लोगों ने बर्दाश्त की, उसके बाद अब आसानी ही आसानी है, ना सिर्फ इलाका मकीनों के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए। इस इलाके में 35,000 ख़ानदान वापस आ चुके हैं और ऑपरेशन के बाद दूसरा बड़ा चैलेंज इन ख़ानदानों को दोबारा आबाद करने का और इनको इज्जत के साथ रोज़गार की फराहमी का है। इसी कोशिश में पाक फ़ौज ने फाटा सेक्रेटेरिएट के साथ मिलकर बाड़ा में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर या मरकज़ बहाली का आगाज़ किया है। इस वक्त यहाँ पर हम ट्रेनिंग रेंज के बाद अब मसद अल पास की तरफ जा रहे हैं और ये हेली यहाँ पर लैंड कर चुका है हमें लेकर जाने के लिए। तो इस हेली पर बैठकर आइए आपको लेकर चलती हूँ मसद अल पास और आपको बताती हूँ कि ये पास क्यों इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दहशतगर्दों का यहाँ पर कब्जा क्यों था और पाक फौज ने कब इसे दहशतगर्दों से छुड़ाया है, आइए मेरे साथ। आपको बताया था मैंने कि हम मुत्तसिल पास की तरफ जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है, और उसी मुत्तसिल पास से दहशतगर्द पाकिस्तान से अफगानिस्तान और वाइस वर्सा आने जाने के लिए उस मुत्तसिल पास को यूज़ किया करते थे। और खैबर एजेंसी के ज़रिए, खैबर ऑपरेशन के ज़रिए पाक फौज ने मुत्तसिल पास को दहशतगर्दों से छुड़ा लिया है। लेकिन वेदर इतना ख़राब है कि 2 बार लैंडिंग की कोशिश के बावजूद हम मुत्तसिल पास पे नहीं उतर सके। बादल इतने नीचे आ चुके हैं और ये इंडिकेट करता है कि पाक फौज कितने सख्त हालात में, कितने सख्त मौसमी हालात में ऑपरेट करती है इन इलाकों में। हमारे पास प्रेस रिलीजेस आती हैं या हमारे पास खबर आती है तो हमारे लिए कहना या सुनना बहुत आसान होता है कि इतने ट्रूप्स पहुंच गए या ये कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन उस कामयाबी के पीछे कितने सख्त मौसमी और जोग्राफियाई हालात होते हैं उसका अंदाज़ा आज आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए होगा। 2 बार की कोशिश के बावजूद ख़राब मौसम की वजह से हम मुत्तसिल पास पर लैंड नहीं कर सके। तो अफसोस है कि मुत्तसिल पास की हिस्ट्री और उसके मौजूदा हालात में आपको नहीं दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि किसी और प्रोग्राम में आप तक पहुँचाऊँगी। इस वक्त हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं बाड़ा और वहाँ पर जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जो दहशतगर्द पकड़े गए हैं उनकी रिहेबिलिटेशन किस तरह से होती है वो आपको दिखाएंगे। सो ऑफ टू बाड़ा।
अभी मैं बात करूंगी डीआईजी एफसी ब्रिगेडियर खालिद जावेद साहब से। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। डीरेडिकलाइजेशन सेंटर तो आपने बहुत ज़बरदस्त बनाया है, हमने खुद देख भी लिया है कि यहाँ पर लड़के और ख़ासतौर पर बच्चे किस तरह से डीरेडिकलाइज हो रहे हैं। बट यहाँ से कभी ना कभी तो ये लोग जाएंगे, और जाने के बाद ही कहाँ जाएंगे, कैसे इनको ट्रेस होगा कि दोबारा मिलिटेंसी की तरफ ना चले जाएँ? जी हाँ, मैंने जैसे आपको ब्रीफिंग में भी बताया था कि जब ये यहाँ पे हमारे पास सरेंडरीज आ गए थे एक दफ़ा, तो उनका साइकोलॉजिस्ट से हमने इंटरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल करवाया था, जस्ट टू फाइंड आउट कि इसका फ्यूचर नया क्या है, व्हाट आर प्रोस्पेक्ट्स फॉर हिम। देन वी आस्क्ड ऑप्शंस फ्रॉम हिम आल्सो कि व्हाट डू यू वांट टू बी इन द फ्यूचर। अब यहाँ से जाएंगे तो क्या बनेंगे? फिर उनकी फैमिलीज को भी हमने कंसल्ट किया, पेरेंट्स को भी, उनकी भी टेक ली। तो इसके ऊपर बेस करके देन वी गिव देम द चॉइस ऑफ वेरियस वोकेशनल क्लासेस। एज ऑफ नाउ वी आर रनिंग 10 to 12 वेरियस वोकेशनल क्लासेस व्हिच यू वुड बी विजिटिंग सब्सिक्वेंटली। इसमें हैवी मशीनरी की भी है, ऑटोमोबाइल की भी है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन की भी है, टेलर की भी है, फर्नीचर मेकिंग की भी है, और यहाँ हमने देखा भी है कि यहाँ पर सारे आप लोगों ने डिस्प्ले भी रखा है इन लोगों भी है, जो आर्टिफिशियल वगैरह इन लोगों ने भी बनाए हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो कि यहाँ से निकलने के बाद वंस ही विल बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम हियर, then there will be a process of 4 to 6 months. During that they will be sent to the various cottage industries or to the various big workshops. अच्छा. And during that period we would be financing them, we would be giving them this stipend, अच्छा. so that they are not burden on their new bosses, those who are going to give them training. ठीक, मतलब पूरा एक प्लान है आपके पास? पूरा प्लान है जी। और जब उसमें जी हाँ, जब उसमें सेटल डाउन हो जाएंगे, there are few they want to settle themselves abroad. Also, स्पेशली जो ये हैवी मशीनरी की ट्रेनिंग चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ जाना चाहते हैं। वी वांट टू सपोर्ट देम, और हम इनको इंशाल्लाह उसमें भी सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जबरदस्त। तो ऐसा कंप्लीट पैकेज ये सिर्फ नहीं है कि हमने सिर्फ इनको डीरेडिकलाइज करके छोड़ देना है। वी हैव टू फॉलो अप द कंप्लीट प्रोसेस। यही मेरा सवाल था, आपने बहुत अच्छा इसका जवाब दे दिया। अच्छा, अब ये बता दें कि बाहर हम सारा घूम के आए, यहाँ आते हुए भी तो बाहर वो बाड़ा जो कभी आबादी थी, जहाँ पर कारोबार होता था, मार्केटें भरी होती थी, गलियों में चहल पहल होती थी, वो बिल्कुल सुनसान है। जी हाँ, ये इससे आप कैसे रीडेवलप करेंगे? जी इंशाल्लाह। ये सबसे पहले तो मैं कहूँगा जी, हमारी बदकिस्मती थी कि बाड़ा एक बहुत बड़ी मार्केट थी। जो भी आपने कुछ ये मार्केट्स की शॉप्स देखी हैं, तकरीबन 7000 से ज़्यादा के करीब शॉप्स हैं। अच्छा। इसका हमने पूरा एक कंप्लीट पैकेज बनाया हुआ है। वी आर नाउ इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेटिंग ऑल दीज शॉप्स, और इंशाल्लाह बफज़ल ताला वेरी सून आफ्टर 2 months or 2.5 months there is a complete package that we are going to revive all these shops. We are in the process of reconstruction of few of the shops. We have engaged all the tribes or those who are the owners. यही मैं सवाल करना चाह रही थी कि वो लोग वापस कैसे आएंगे? उनसे कोई बातचीत चल रही है? जी, उनसे बिल्कुल बातचीत चल रही है। हमने तमाम जितने पुराने यहाँ पे शॉपकीपर्स थे, उन तमाम का डाटा जो कि है उसको रजिस्टर करना शुरू कर दिया है। अच्छा। उसको हम वेरीफाई भी कर रहे हैं। बट नाउ इट विल नॉट बी अ लूज मार्केट, इट विल बी इंशाल्लाह वेरी मॉडर्न मार्केट, जिसकी हर एंट्री एग्जिट बड़ी कंट्रोल्ड होगी। इसमें वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनी सॉर्ट ऑफ द कंट्राबैंड आइटम्स ओवर हियर। वी विल अलाउ दोज आइटम्स व्हिच आर ऑफ डेली यूज ओवर हियर, और बेसिकली जो बाड़ा के लोगों की इकोनॉमी को सपोर्ट करे, सो दैट दे कम बैक ऑन देयर ओन फीट एंड दे गेट रिड ऑफ फ्रॉम दिस मिलिटेंसी परमानेंट। अच्छा, ये बाड़ा में मिलिटेंसी आई कैसे? क्योंकि हम सेटल इलाके के जो लोग हैं वो समझते हैं, बल्कि वो जानते थे कि बाड़ा एक मार्केट है जहाँ से चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती हैं। तो यहाँ मिलिटेंसी कैसे आई और कौन कौन से मिलिटेंट ग्रुप्स आए? जी, बाड़ा के बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि ये जो केपी का प्रोविंशियल कैपिटल है, इसके बिल्कुल रिम एरिया के ऊपर बाड़ा जो कि है, इसकी आबादी तकरीबन इस वक्त 9 लाख से तकरीबन 10 लाख के करीब आबादी है।
है। और इसके बीच में क्योंकि ऊपर से तीरा वैली और जितना ये पाक अफगान बॉर्डर काफ़ी पोरस बॉर्डर था, तो पहले ज़माने में यहाँ स्मगलिंग होती रहती थी। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कि थी वो भंग और चर्च का जो कि था कारोबार होता था। और इस साल हमने जब ये खैबर वन ऑपरेशन किया है तो तकरीबन 94 टन के करीब यहाँ से हमने जो चर्च और जिसको हैश बोलते हैं वो उठाई है। और कोई 54 के करीब हमने यहाँ पे इनकी फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय किया है। और उसकी कॉस्ट क्या होगी अंदाज़न? तकरीबन 6.5 अरब रुपए के बीच में थी। 6.5 अरब? जी हाँ। और ये जो कहता है a large chunk of this thing was going to the terrorist economy, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल अभी इसको खत्म कर दिया है। और कौन कौन से ग्रुप थे यहाँ पर टेररिस्ट? यहाँ पे जी बाड़ा के बीच में लश्कर इस्लाम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिससे कमांडर मंगल बाग था उसने होल्ड कर लिया था, लेकिन इससे पहले टीटीपी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो था। तारिक गिदड़ ग्रुप जो यहाँ का टीडीजी ग्रुप कहलाता है वो ग्रुप था इसके बीच में। के पीछे भी था? जी हाँ, इनके पीछे था। फिर उसके अलावा जो कि है अलकायदा के रेमिनेंट्स भी इस जगह के ऊपर मौजूद थे। एंड देन वेरियस क्रिमिनल्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री दे वुड आल्सो कम एंड गेट द रिफ्यूज ओवर हियर। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने खुद जब ड्राइव किया है तो ये पूरे बाड़े को अल्हम्दुलिल्लाह हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इसमें अकाखिल ट्राइब जो कि है वो वापस आ गए हैं, श्लोबर ट्राइब वापस आ गए हैं, मलकदीन खेल ट्राइब्स वापस आ रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो टीडीपीज का रिटर्न है खैबर एजेंसी में एज अ वेरी प्राउडली डीआईजी मैं इसे कि इट इज फास्टर देन अदर पार्ट्स ऑफ द फार्ट। अच्छा, अब इसी पार ट्राइब जो मंगल बाग का है वो वापस आना है? जी, वो अभी सिपाह ट्राइब जो कि मंगल बाग है जी, वो भी देखिए दे आर ऑल ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान, बट उन्होंने बहुत डैमेज किया है इस कंट्री को। तो हमने एक प्रायोरिटी ले की हुई है उसके बीच में। सो विद इन दैट प्रायोरिटी वंस देयर टर्न वुड कम देन दे वुड बी अलाउड टू कम। अच्छा, अब कमिंग बैक टू ये जो लोग यहाँ पे डीरेडिकलाइज हो रहे हैं, इन्होंने ये बड़े अच्छे अच्छे कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाए हैं, कुछ नमूने, ये क्या मैं खरीद भी सकती हूँ? जी, ये देखिए अभी तो ये इनके डिस्प्ले के लिए है, यू नो जितना ये मेहनत कर रहे हैं, बट सब्सिक्वेंटली आई एम वेरी श्योर कि जब ये मार्केट्स के बीच में जाएंगे तो अभी तो ये बिल्कुल नोवेसेस हैं। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे आर्टिफैक्ट्स बनाएंगे और वील फ्लो ऑल दीज थिंग्स इनटू द मार्केट्स और इंशाल्लाह ये अपने पांव के ऊपर खड़े हो जाएंगे। अच्छा, वहाँ जो फर्नीचर वगैरह छोटे छोटे इन्होंने नमूने बनाए हुए हैं, क्या जैसे एक बेड पड़ा है छोटा सा वहाँ पर, तो क्या बड़ा बेड बना सकते हैं? जी बिल्कुल, एक बड़ा बेड अगर आप आगे देखें राइट साइड के ऊपर करके तो एक बड़ा बेड भी आपको मैं दिखाता हूँ जो इन्होंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। शुरू में ट्रेनिंग के लिए आपको देखिए कि अभी आपको ये बड़ा बेड भी इसी लड़के ने बनाया हुआ है और इसी वर्कशॉप के बीच में बनाया हुआ है। अच्छा, तो इंशाल्लाह वील कन्वर्ट दिस ग्रुप ऑफ दीज स्टूडेंट्स इनटू अ स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री इंशाल्लाह, और इनकी अपनी एक फर्नीचर फैक्ट्री बन जाएगी यहाँ पे। और ये लोग अपनी फैमिली से इंटैक्ट रहते हैं? जी बिल्कुल, एक प्रॉपर प्रोसीजर है ब्रीफिंग के बीच में। दे कम एंड दे मीट देयर फैमिलीज, वी गिव देम आउट पास आल्सो ओकेजनली टू फ्यू ऑफ देम। तो हमने एक अलग 2-3 जहाँ पे कमरे बनाए हुए हैं जिसके बीच में उनके पेरेंट्स आते हैं, लेडीज आती हैं, वो उधर आके मिलती हैं। और मैं आपको यहाँ पे खुशी की बात बताऊँ कि लेडीज ने इनकी डीरेडिकलाइजेशन और सरेंडर होने में बड़ा अहम रोल अदा किया। जी, इनकी मदर्स ने और बीवियों ने भी। हमारी फीमेल साइकोलॉजिस्ट गई, उनको इंकरेज किया, उन्होंने फिर इनको आगे से इंकरेज किया है। दैट इज हाउ दे हैव जॉइंड हियर। तो मैं इसे कि वुमेन फोक का भी इस डीरेडिकलाइजेशन और सरेंडर होने में काफी। और क्या आप लोगों ने यकीन कर लिया कि इनके अलावा इनकी फैमिली में कोई और ऐसा मिलिटेंट की तरफ? देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर जो कि हमारा एक बड़ा अच्छा प्रोसीजर चल रहा है जिसके बीच में वी आर ऑब्जर्विंग देम, दे आर अंडर वॉच आल्सो। इनके जो अभी भी शायद कुछ होंगे जिनके भाई वगैरह भी सरेंडर नहीं किया होगा और वो भी, बट वी आर आल्सो एनकरेजिंग देम दैट दे शुड आल्सो कम एंड सरेंडर। सो एक कंप्लीट मैकेनिज्म हैज बीन पुट इन प्लेस। इस वक्त हम खैबर एजेंसी के एक बहुत डेंजरस जोन में हैं। डेंजरस जोन दहशतगर्दों की मौजूदगी की वजह से नहीं, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पर आईईडीज या जिनको आप आम फहम ज़बान में बारूदी सुरंगें कह रहे हैं, ये पूरा इलाका जो है, हम इसको बेसिकली ट्रेनिंग रेंज में आए हैं। यहाँ पर पुरानी दहशतगर्दों की एक ट्रेनिंग रेंज थी जहाँ पर वो वेपन्स की ट्रेनिंग लिया करते थे, अपनी फिजिकल ट्रेनिंग लिया करते थे। उस ट्रेनिंग की तरफ जाने से पहले आप देख सकते हैं कि इस इलाके के दोनों तरफ ये वाइट मार्किंग की गई है वाइट स्टोन्स की तरफ। इन वाइट स्टोन से हम बाहर नहीं जा सकते, इसलिए कि ये पूरा इलाका बारूदी सुरंगों से इन्फेस्टेड है। ये इलाका क्लियर अभी नहीं किया जा सका और जैसे मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि ये पूरा खैबर एजेंसी का इलाका, यहाँ पर आईईडीज़ की तकरीबन 14 फैक्ट्रीज इस वक्त तक बर्बाद की जा चुकी हैं, नाकारा बनाई जा चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर आईईडीज़ की बहुत बड़ी तादाद है जो कि दहशतगर्दों ने पाक फौज के साथ जंग के दौरान और उससे पहले की भी ज़मीन में दबाई हुई थी। तो आपको पता नहीं होता कि किस स्टोन के नीचे आईईडी है। और जो मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि हमास
हमारी हिफाजत के लिए, हमारी क्लियरेंस के लिए पाक फौज के 2 जवान कल इसी जगह पर शहीद हुए हैं। लांस नाइक मुश्ताक और नायब सूबेदार इफ्तिखार, वो कल रात इसी इलाके को हमारी मीडिया टीम्स के लिए क्लियर करते हुए शहीद हुए हैं। तो आइए बहुत केयरफुली हम आगे चलेंगे। हर मीडिया टीम के साथ एक डिप्लॉयड है फौजी जवान, ताकि वो हमारा ख्याल रखे। हमारी हिफाजत के लिए दिन रात ये लोग ना सिर्फ यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, बल्कि आज हर टीम के साथ भी हैं। तो आइए आगे चलते हैं और आपको ट्रेनिंग रेंज दिखाती हूँ। इस वक्त मैं दहशतगर्दों की ट्रेनिंग रेंज के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ मुख्तलिफ फिजिकल स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे होंगे। किस किस्म की ट्रेनिंग होती थी ये जानते हैं। कर्नल नदीम मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, और ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, क्या हैं? वालेकुम अस्सलाम। ये जैसे मैंने पहले आपको ब्रीफिंग में बताया कि ये एक 3 फोल्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी है, जिसमें एक ऑब्स्टेकल कोर्स है, एक इसमें फायरिंग रेंज है और एक में आईडी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। ऑब्स्टेकल कोर्स में जिस तरह एक आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में जिस तरह मिलिट्री में होता है या बाकी जिसमें कैडेट्स या जो सोल्जर्स होते हैं अपनी ट्रेनिंग करते हैं, इसी तरह ये मिलिटेंट्स ने अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी क्रिएट की हुई है आउट ऑफ देयर ओन, जो उनके अवेलेबल रिसोर्सेज और मटीरियल्स थे। आप देखें कि बिल्कुल स्टार्ट से लेकर फिनिश तक एडवांस ट्रेनिंग फैसिलिटी है, जिसमें इनकी फिजिकल एजिलिटी और एंड्योरेंस और स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, और ताकि इस तरह की जिस तरह ये ट्रेनिंग का पर्पज़ ये है कि एक तो अपने स्टेमिना को बिल्डअप किया जाए, एंड्योरेंस को बिल्डअप किया जाए, फिजिकल फिटनेस को बिल्डअप किया जाए, ताकि जब भी ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, फौज के खिलाफ कोई एक्शन करते हैं, अटैक करते हैं, या वैसे भी अब इंटर ट्राइबल जब इनकी एनिमिटीज होती है तो दे आर एबल। जी सर। अच्छा, और आईडी बनाने का भी यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी? आईडी बनाने के लिए ये था कि ये जब हमने इसको क्लियर किया तो इट वाज हेवीली इन्फेस्टेड। ये जाते हुए भी इसके अंदर खासी आईडीज लगा के गए थे। अच्छा। उसके लिए ये था कि ये आईडी के लिए तो कोई खास जगह आपको चाहिए नहीं कि कमरे में बैठ के बनाने के लिए। आपके पास मटेरियल होना चाहिए, आपके पास गाइड होनी चाहिए कि बनाते, कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, ट्रेनर। तो वो आउट में ओपन में बैठ के दे यूज्ड टू टीच देम कि आपने एक्सप्लोसिव किस तरह बनाना है, होममेड एक्सप्लोसिव होमिसाइड जिस तरह होते हैं वो कैसे बनाते हैं, और ये स्विचेस कैसे लगाते हैं। अच्छा, और ये प्लैंक्स क्या पड़ी हुई है वहाँ? मुझे नजर आ रहे हैं कि राउंड राउंड कुछ सर्कल्स हैं, ये प्लैंक्स है, ये क्या है? वो जो प्लैंक्स है बेसिकली उसमें तो ये है कि आप आएंगे और उसके ऊपर से रन करके दूसरी तरफ को चले जाएंगे। अच्छा। ये यहाँ पे आग लगा के इसके अंदर से जंप करना है। यहाँ पे है कि इट इज अ ट्रिपल जंप। अच्छा। आप आएंगे, एक जंप पे आप इस पे एक जंप यहाँ, एक जंप यहाँ, और उसके बाद जंप करके नीचे कूद जाएंगे। फिर इसी तरह जाएंगे आगे हैं जिसमें आपके एब्डोमिनल मसल के लिए आप उसको पुल करके फिर वर्टिक वो जो बार्स होती है उसको क्रॉस करेंगे। इस तरह से ये कंप्लीट आपको वहाँ पे भी नजर आएगा कि छोटी छोटी बार्स हैं, एक के ऊपर से आप गुजरेंगे, अपने पेट के ऊपर से उलट के कूद के जाएंगे। और इस मुख्तलिफ ट्रेनिंग फैसिलिटी है, हर का एक पर्पज़ है, हर के लिए अपने जो मसल्स को बिल्डअप करने के लिए है। और ये डेली फिजिकल ट्रेनिंग यहाँ किया जी। इसके साथ हमें ये भी पता लगा कि ये 3 किलोमीटर का रन भी करते थे इसके ऑल राउंड सर्कल, और 300 मीटर की एक फायरिंग रेंज भी थी ताकि अपने निशाने को पक्का किया जा सके। बहुत शुक्रिया कर्नल नदीम। यहाँ पर जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं उसमें से एक स्ट्रक्चर ये है। आप इससे फेमिलियर तो होंगे, आपने बहुत से करतब में या स्कूलों में जो शोज़ होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि यहाँ पर इसको आग लगा दी जाती है और इसके अंदर से दूर से भागता हुआ शख्स आता है और कूदता है। तो ये भी वो ट्रेनिंग थी दहशतगर्दों की, यहाँ पर आग लगाई जाती थी और उसमें से फिर लोगों को कूदने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस तरह थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको दिखाऊँ तो एक खंदक कि जहाँ से क्रॉलिंग की ट्रेनिंग होती थी, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो खंदक और इसके अंदर से दहशतगर्द क्रॉल करने की कोशिश करते थे। यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कोई इंसान यहाँ से अंदर जा सकता है कि नहीं। ये अगर आपको दिखा सके मेरा कैमरामैन अंदर, तो यहाँ पर क्रॉल करके अंदर जाते, ये यूँ सीने के बल क्रॉल करके यहाँ से ट्रेनिंग हासिल किया करते थे। बहुत मुश्किल है ये किसी इंसान के लिए इस तरह की ट्रेनिंग करना। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की सख्त ट्रेनिंग दहशतगर्द यहाँ पर लिया करते थे, और सिर्फ पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए और इस मुल्क के मासूम इंसानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। ये था खैबर एजेंसी का सफ़र। आई होप कि खैबर एजेंसी और खैबर ऑपरेशन दोनों की रियलिटीज़ आप तक क्लियर हो जाएंगी। हुकूमत की मर्जी, हुकूमत की मंशा और पाक फौज की बहादुरी और डेडिकेशन से इस इलाके का जो एक बड़ा चैलेंज था कि दहशतगर्दों से इसको पाक करना,
वो चैलेंज तो हुकूमत और फौज ने हासिल कर लिया। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी और इलाके से और वहाँ के मसाइल के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।